नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम बात करेंगे द यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघ की कार्यपालिका की, और हमारा खास फोकस रहेगा भारत के राष्ट्रपति पर। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं जो अक्सर परीक्षाओं में आता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? आप में से कई लोगों को इसका जवाब पता होगा, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इसी सवाल की हर परत को खोलेंगे। यह है हमारी आज की क्लास का रोड मैप। सबसे पहले हम सरकार और कार्यपालिका का बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। फिर हम राष्ट्रपति की योग्यता, उनके चुनाव, कार्यकाल और महाभियोग की प्रक्रिया को जानेंगे। इसके बाद हम उनकी शक्तियों पर बात करेंगे और आखिर में उनकी संवैधानिक स्थिति को समझकर एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि वो किस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले हम सरकार के बेसिक सिद्धांतों को समझेंगे। देखिए, किसी भी सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं। एक होती है विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है। दूसरी है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरी है न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो कानूनों की व्याख्या करती है। आज हमारा पूरा ध्यान इसी कार्यपालिका पर है। और जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, और उनके साथ होते हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। अब कार्यपालिका भी 2 तरह की होती है और ये समझना बहुत जरूरी है। एक होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी राजनीतिक कार्यपालिका। इसमें नेता लोग आते हैं जो चुनाव जीतकर 5 साल के लिए सरकार बनाते हैं। दूसरी होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी स्थायी कार्यपालिका। इसमें आते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स जैसे आईएएस, आईपीएस अफसर, जो परीक्षा पास करके आते हैं और रिटायरमेंट तक देश की सेवा करते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये स्थायी कार्यपालिका हमेशा बनी रहती है और देश को चलाती है। पूरी दुनिया में सरकार चलाने के कई सिस्टम हैं, लेकिन भारत ने चुना संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। इस सिस्टम में 2 तरह के प्रमुख होते हैं। एक होते हैं राष्ट्र प्रमुख यानी हेड ऑफ द स्टेट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं। ये देश के नाम मात्र प्रमुख होते हैं। दूसरे होते हैं सरकार के प्रमुख यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास ही होती है, और वो अपने हर काम के लिए संसद यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। चलिए अब आते हैं आज के सबसे जरूरी सेक्शन पर। यहां से परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम जानेंगे कि भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है और उन्हें चुना कैसे जाता है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 58 और 59 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। पहली शर्त, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो। ये उम्र जरूर याद रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तीसरी, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। और चौथी, सबसे जरूरी शर्त, वो किसी भी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। अब इस पॉइंट को तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, उन्हें एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। और इस कॉलेज में कौन कौन होता है, ध्यान से सुनिए। इसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स इस चुनाव में वोट नहीं डालते। ये सबसे कॉमन ट्रिक क्वेश्चन है। इन फार्मूलों को देखकर घबराना नहीं है, आपको इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस ये समझाने के लिए हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से उसके विधायक के वोट की वैल्यू तय होती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि हर राज्य को उसकी आबादी के हिसाब से महत्व मिले। अच्छा, तो राष्ट्रपति चुन लिए गए। अब सवाल उठता है कि उनका कार्यकाल कितना होता है, वो शपथ क्या लेते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है? चलिए अब इन बातों को समझते हैं। यहाँ 2 बहुत जरूरी फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। और दूसरा, उन्हें शपथ कौन दिलाता है? उन्हें शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और ये किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 60 में। ये आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं, और इसका जिक्र अनुच्छेद 61 में है। ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। इसे संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। फिर अगर वो सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो मामला दूसरे सदन में जाता है। अगर दूसरा सदन भी जांच के बाद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है।
ये प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। तो अब तक हमने चुनाव और हटाने की प्रक्रिया को समझ लिया, लेकिन राष्ट्रपति असल में करते क्या हैं? चलिए अब उनकी शक्तियों को एक एक करके समझते हैं और शुरुआत करते हैं उनकी विधायी शक्तियों से, यानी कानून बनाने में उनकी क्या भूमिका है। देखिए, राष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन वो संसद का एक अभिन्न अंग है। उनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। वही संसद के सत्र को बुलाते हैं, जिसे समन करना कहते हैं, और सत्र को समाप्त करते हैं, जिसे प्रोरोग करना कहते हैं। वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। और हाँ, वो राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में विशेषज्ञ हों। जब कोई बिल संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो उनके पास वीटो की शक्ति होती है। ये 3 तरह की होती है। एब्सोल्यूट वीटो मतलब बिल को पूरी तरह से खारिज कर देना। सस्पेंसिव वीटो मतलब बिल को एक बार फिर से विचार करने के लिए संसद को वापस भेजना। और सबसे मजेदार है पॉकेट वीटो, मतलब बिल पर ना हाँ कहना ना कहना, बस उसे अपनी जेब में डालकर बैठ जाना। इसके अलावा अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करके अस्थायी कानून भी बना सकते हैं। पॉकेट वीटो का सबसे क्लासिक उदाहरण है 1986 का। उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। सरकार चाहती थी कि बिल पास हो, लेकिन राष्ट्रपति को लगता था कि इससे प्रेस की आज़ादी पर असर पड़ेगा, तो उन्होंने बिल पर न साइन किया न उसे वापस भेजा। बिल आज तक उनकी पॉकेट में ही है। ये एक बहुत अच्छा केस स्टडी है। अच्छा, विधायी शक्तियों के अलावा भी राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। चलिए अब हम उनकी कार्यकारी, न्यायिक, सैन्य और सबसे जरूरी आपातकालीन शक्तियों पर एक नजर डालते हैं। इस स्लाइड में सारी प्रमुख शक्तियां एक जगह हैं। कार्यकारी शक्ति के तहत वो प्रधानमंत्री, मंत्रियों और जजों की नियुक्ति करते हैं। वो हमारी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। न्यायिक शक्ति जो अनुच्छेद 72 में दी गई है, उन्हें क्षमादान की शक्ति देती है। वो किसी की सजा माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहां तक कि फांसी की सजा भी। और फिर आती हैं आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लगाई गई है। पहली बार 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय, और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी, जो भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही विवादास्पद दौर माना जाता है। आपको ये तीनों साल याद रखने हैं। तो इतनी सारी शक्तियां जानने के बाद अब हम अपने असली सवाल पर वापस आते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है या उनके पास सच में कोई शक्ति है? चलिए अब उनकी असली संवैधानिक स्थिति को समझते हैं और एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश राजा या रानी जैसी है। वो राष्ट्र के प्रमुख तो हैं, पर शासन के प्रमुख नहीं हैं। असल में वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। हाँ, 44वें संविधान संशोधन के बाद उन्हें एक छोटी सी शक्ति जरूर मिली है कि वो किसी भी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो ये रहा आपका स्क्रीनशॉट मूवमेंट। ये वो सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से जुड़े हैं और जिनसे एग्जाम में बार बार सवाल आते हैं। अनुच्छेद 52 जो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 58 जिसमें योग्यताएं हैं, 60 शपथ के बारे में, 61 महाभियोग की प्रक्रिया, 72 क्षमादान की शक्ति और 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो आज की क्लास हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर राष्ट्रपति को सरकार की हर सलाह माननी ही है तो फिर हमारे संविधान का अंतिम रक्षक कौन है? इस सवाल का जवाब शायद राष्ट्रपति की शक्तियों में नहीं, बल्कि उनके पद की गरिमा और उनके नैतिक अधिकार में छिपा है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज की क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।